नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आते हैं और उसके हर पहलू की पड़ताल करते हैं। और आज बात बॉलीवुड की रिकवरी की। 2024 के मुकाबले 2025 के पहले हाफ में, यानी शुरुआती 6 महीनों में जो रिपोर्ट कार्ड बॉलीवुड की सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी इंडस्ट्री का हौसला बढ़ाने वाली है। इंडस्ट्री में एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि पहले 6 महीने में फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं, सुपर हिट हुई हैं, एवरेज हिट तक की भी कैटेगरी में पहुंची हैं। जो फिल्में नहीं भी हिट हुई, उन्होंने भी एक अलग तरह की छाप छोड़ी और कंटेंट को लेकर एक अलग तरह का नैरेटिव सामने आया। तो आज की चर्चा में हम जिन 3 पहलुओं पर आपके सामने इस पूरे विषय की पड़ताल रखेंगे, वो आपके सामने रखते हैं। तो पहली बात, क्या बॉलीवुड का ये जो रिटर्न पथ है, रिकवरी पथ है, ये वाकई 6 महीने में दमदार रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? दूसरा सवाल, इन 6 महीनों में यानी इस साल आखिर बॉलीवुड ने ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं? और फ्यूचर आउटलुक, आखिर आने वाले 6 महीनों में बॉलीवुड की रफ्तार किस तरह से होने वाली है, किन फिल्मों पर नजर रहेगी, ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हमने बात की बॉलीवुड के रिटर्न पथ की, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2024 की तुलना में 2025 के शुरुआती 6 महीने बढ़िया लग रहे हैं। आधा साल बेमिसाल धमाल है। अब आप देखिए, छावा जो है वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद रेड 2 जो रही वो काफ़ी कामयाब रही। और अब सितारे ज़मीन पर, आमिर खान की नई फिल्म अपने कंटेंट के दम पर दम दिखा रही है। आज हमने कुछ खास एक्सपर्ट्स को अपने साथ इस चर्चा में शामिल किया है और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज 3 बेहद खास मेहमान हैं। जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट हिमेश मंकड़ हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे अक्षय राठी साहब हैं, जाने माने फिल्म एग्जीबिटर हैं और आशीर्वाद थिएटर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गिरीश वानखेड़े हैं, जाने माने फिल्म क्रिटिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले, चूंकि बिजनेस जो है वो थिएटर से जुड़ा हुआ है, तो अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि जो फिगर्स हैं, जो बता रहे हैं कि 5,000 करोड़ तक का आंकड़ा जो है वो शुरुआती 6 महीनों में बॉलीवुड ने कम से कम इंडिया बिजनेस की बात करें वहां से हासिल कर लिया है। ये एक एक्साइटिंग नंबर है। और फिल्में जो हैं वो बहुत अरसे बाद इस तरह का परफॉर्मेंस दे रही हैं। पिछले साल से तुलना करें, और आप खुद थिएटर बिजनेस में हैं, हमें बताइए क्या ये एक्साइटिंग ईयर नजर आ रहा है? जी प्रशांत, देखिए निस्संदेह ये एक बहुत एक्साइटिंग ईयर है। क्योंकि पिछले साल का अगर आप देखें रिकॉर्ड, तो लिटरली दो फिल्में हैं जिसके भरोसे सिनेमाज टिके रहे हैं। एक थी पुष्पा 2 और दूसरी थी स्त्री 2। अगर ये दोनों फिल्में आप पिछले साल से हटा दें, तो शायद कई सारे सैकड़ों सिनेमा शायद बंद कर देते अपनी दुकान। इन दो फिल्मों ने चलाए रखा है एग्जीबिशन सेक्टर को। उसके मुकाबले अगर आप इस साल का ही फर्स्ट हाफ देखें, छावा ने बहुत अच्छा व्यवसाय किया है, रेड 2 ने बहुत अच्छा व्यवसाय किया है, केसरी 2 काफी अच्छा व्यवसाय कर गई है। कई सारी फिल्में हैं जो शायद उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स नहीं हुई हो जितनी जवान, गदर, पठान, एनिमल, पुष्पा ये सब थी। पर एक कंसिस्टेंसी जो होती है जिसके साथ दर्शक आते हैं सिनेमा घरों में, वो काफी सुधर गई है। और मेरे ख्याल से इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमिर खान साहब की जो फिल्म आई है सितारे जमीन पर, मेरे ख्याल से पैंडेमिक के बाद, जो लॉकडाउन के बाद सिनेमास खुले थे, उसके बाद एक पहली ट्रू ब्लू मल्टीप्लेक्स अर्बन ब्लॉकबस्टर है ये मेरे ख्याल से। जो बाकी फिल्में जो बहुत बड़े तादाद पे चली है, वो सब पैन इंडियन हिट्स थी, वो सिंगल स्क्रीन, नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस मल्टीप्लेक्सेस सब जगह बड़ा व्यवसाय की है। पर जो एक आयुष्मान खुराना का या राजकुमार राव का जो जॉनर हुआ करता था, द अर्बन मल्टीप्लेक्स हिट, वो हमें एवेट कर रहा था। और ये कहावत सी बन गई थी कि ये फिल्में अब सिर्फ ओटीटी पे चलेगी। आमिर खान साहब ने साबित कर दिया है कि हर तरह की फिल्में सिनेमा घरों में चल सकती है और अच्छा व्यवसाय कर सकती है। और जो सितारे जमीन पर का पहला वीकेंड रहा है, जहां दिन ब दिन व्यवसाय बढ़ता रहा, वीकडेज पे जिस तरह का सस्टेनेंस रहा है, और आने वाले वीकेंड पे भी जिन आंकड़ों का अनुमान लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बेशक खुशखबरी आई है बॉक्स ऑफिस पे, और सब उम्मीद कर रहे हैं
हम लोग व्यवसाय में और गिरीश जी, हिमेश सब मेरे से मैं यकीन करता हूँ सहमत रहेंगे कि सब उम्मीद करके बैठे हैं कि जो फर्स्ट हाफ रहा है उससे ज़्यादा बेहतर सेकंड हाफ आएगा। क्योंकि जो फ़िल्में लाइन अप है सेकंड हाफ में साल के, वो और भी ज़्यादा बढ़िया और भी ज़्यादा बेहतरीन है। बात है और वाकई ये एक्साइटिंग टाइम है। हिमेश, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब नंबर्स तो गवाही दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हमें बताइए ज़रा। पिछले साल से बेटर भी है और बेटर नहीं भी है। मैं आपको इसके मतलब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बेटर इसलिए है क्योंकि ये साल के फर्स्ट हाफ में काफी सारी फिल्में रिलीज हुई है कांस्टेंट इंटरवल पे। जब हम एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ रिलीज रखते हैं तब ऑटोमेटिकली कलेक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे कि अगर हम पहले 6 महीने का एक फिल्म का रिपोर्ट कार्ड देखें तो अक्षय कुमार की 3 पिक्चरें आई है, सलमान खान की एक पिक्चर आई है, अजय देवगन की एक पिक्चर आई है, आमिर खान की एक पिक्चर आई है, शाहिद कपूर की एक पिक्चर आई है। तो काफी सारे एक्टरों की पिक्चर पहले 6 महीने में आई है। एंड जब इतनी सारी पिक्चरें आती है तो ऑटोमेटिकली आपका कलेक्शन जंप करेगा। अगर आप यही चीज लास्ट ईयर देखेंगे तो इतने सारे एक्टरों की पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी। तो ये एक अच्छा स्टेप है जहां पे हम कांस्टेंट फ्लो ऑफ रिलीजेस देख रहे हैं। बट अगर हम स्ट्रिक्टली बिजनेस की बात करें यानी कि आरओआई, यानी कि एक फिल्म में हिट हुई है या नहीं, तो उसके मुताबिक अगर हम उसकी बात करें तो 2025 के पहले 6 महीने में हमारी इंडस्ट्री ने सिर्फ 3 हिट फिल्में दी है। एक है छावा जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, एक है सितारे जमीन पर जो एक हिट फिल्म है, और एक है रेड 2 जो एक हिट फिल्म है। ये तीन के अलावा हमने हिट फिल्में देखी नहीं है। हाँ, हमारे पास एक केसरी 2 है जिसे काफी अप्रिसिएशन मिला और एक मिड रेंज सक्सेस यानी कि सेमी हिट फिल्म कहा जा सकता है। और हाउसफुल 5 है जिसने बिजनेस काफी अच्छा किया हुआ है, लेकिन वो फिल्म एक क्लीन हिट नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट काफी हाई था। पर वो फिल्म को भी मैं कहूंगा एक एवरेज ग्रॉसर मिल चुका है हमें। सो ओवरऑल ये एक एवरेज साल रहा है जहां पे कलेक्शन ज्यादा है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। बट जो फिल्में हैं उनकी वर्डिक्ट बेटर हो सकती थी। जैसे कि सिकंदर आई, वो एक फ्लॉप फिल्म है। ईद पर हमें हमें हम ये साल कोई कमाल ना दिखा पाए। देवा आई थी जो कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। स्काई फोर्स भी आई थी जिसने कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। सो ये साल बेसिकली एक मिक्स्ड बैग रहा है जहाँ पे सितारे जमीन पर, रेड 2 और छावा ने एक क्लीन हिट वर्डिक्ट मिली है। केसरी एक सेमी हिट फिल्म है, और आई थिंक जाट और हाउसफुल 5 एक एवरेज ग्रॉसर कही जा सकती है। गिरीश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा बताइए कि इस साल अगर हम देखें तो फ़िल्मों ने क्या बदलाव किया है? क्योंकि एक वक़्त पे जैसे अभी अक्षय भी बता रहे थे कि एक नैरेटिव ये बन गया था कि जो सब्जेक्टिव फ़िल्में हैं, जो लो बजट फ़िल्में हैं या ऐसी फ़िल्में जो इवेंट फ़िल्में नहीं हैं, वो थिएटर में नहीं चलेंगी। लेकिन सितारे ज़मीन पर ने उस पूरे मिथ को तोड़ा है। जी हाँ, धन्यवाद। सबसे पहली बात ये कि सिनेमाघरों में दर्शक फिर से वापस आ गए, ये बड़ी खुशी की बात है। और सितारे ज़मीन पर ने ये साबित कर दिया है कि कोई नीश फ़िल्म नहीं होती, फ़िल्म सबके लिए होती है और जो हिट होती है वो सुपर हिट भी हो सकती है, सारे लोग उसको पसंद कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जनवरी से लेकर अब जून तक के आप सारे देखोगे फ़िल्में, तो हर महीने में कोई ना कोई फ़िल्म रही है जिसने अच्छा बिज़नेस किया है। लेकिन ये 6 महीनों में सिर्फ हिंदी फ़िल्में नहीं बल्कि रीजनल फ़िल्मों ने भी बहुत अच्छा बिज़नेस किया और साथ ही साथ हॉलीवुड का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मई में तो खासकर 3 बहुत बड़ी मेजर फ़िल्में, फाइनल डेस्टिनेशन, मिशन इम्पॉसिबल, और एक फ़िल्म थी, मेरे ख्याल से थंडरबोल्ट्स, ये तीनों फ़िल्में उस महीने में सबसे बड़ा बिज़नेस कर चुकी है। तो अगर हम सारे महीने में देखें तो कोई ना कोई ऐसी फ़िल्म है, जैसे जनवरी में स्काई फ़ोर्स था, जिसने एक अच्छा बिज़नेस किया हिंदी के लिए। फिर फरवरी में फिर 1 या 2 फ़िल्में ऐसी थी जिसमें सबसे बड़ी फ़िल्म छावा थी, जिसने सुपर डुपर हिट बिज़नेस किया। फिर मार्च में सिकंदर से अपेक्षाएँ थी, उतनी बड़ी फ़िल्म वो नहीं कर पाई, लेकिन कुछ फ़िल्में थी जो ठीक-ठाक चली, जिसमें तेलुगु और मलयालम की फ़िल्में थी। अप्रैल में फिर गुड बैड अगली, जो कि तमिल फ़िल्म रही, वो सुपर हिट रही। केसरी 2 अच्छी रही। फिर मई में तो हॉलीवुड ने कमाल कर दिखाया और रेड 2 भी थी।
फिर जून में फिर हाउसफुल 5 ने भी कंसिडरेबल बिजनेस किया है और अब सितारे जमीन पर तो हर महीने में कंसिस्टेंट रहा है और ये कॉम्बिनेशन रहा है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों का और हॉलीवुड की फिल्मों का। तो ये सारा का सारा जो कंबाइंड मिक्स हुआ है उससे थिएटर में ये हमेशा मिक्स और वाकई ये जब आप दर्शक को इतने ज्यादा विकल्प देते हैं तो अपने आप जाहिर सी बात है कि उसका टेस्ट भी बदलता है और तमाम जो पहले से नैरेटिव हैं वो भी टूटते हुए नजर आते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आमिर का ये जो कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक था और फिल्म को ओटीटी पर ना ले जाने का, उन्होंने कई सारी रणनीति रखी और उसको बाद में बदला। एज अ थिएटर ओनर आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये थिएटर बिजनेस के लिए कितना बड़ा अच्छा संकेत है? ये प्रशांत, इसके इस बात के दो पहलू हैं। एक तो ऑफ कोर्स अगर आप बड़ी से बड़ी जो हॉलीवुड फिल्म होती है, जो बड़े से बड़े हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनकी फिल्में देख लें। मेरे ख्याल से आज निस्संदेह जो सबसे बड़े हॉलीवुड स्टार है वो है मिस्टर टॉम क्रूज। उनकी फिल्म तो आप निकाल के देखिए, सिनेमा के बाद कम से कम 6 महीनों तक उनकी फिल्में स्ट्रीमिंग पे या किसी और माध्यम पे नहीं जाती है। इससे ये नहीं होता कि 6 महीने तक लोग सिनेमाज में देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। पर एक माइंडसेट बन जाता है ऑडियंस का कि अगर टॉम क्रूज की फिल्म देखनी है और रिलीज से काफी लंबे टाइम तक देखनी है तो हमें सिनेमा घरों में जाना होगा। तो जैसे आमिर खान साहब ने बोला, एक ये कोई बिजनेस की नहीं है, एक माइंडसेट चेंज, एक हैबिट फॉर्मेशन की बात है जो बहुत बहुत आवश्यक है। और उसीलिए जो विंडो की हम बात करते हैं, जो एक आम तौर पे हिंदी फिल्मों की 8 हफ्ते की होती है, वो बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बड़ी फिल्में होती है, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ डिसीजन जो फिल्मों के निर्माता हैं और सिनेमा संचालक हैं ये मिलके अग्री करें। पर मेरे ख्याल से इससे भी अगर लंबी विंडो रही तो ऑडियंसेस ज्यादा इंसेंटिवाइज होंगे सिनेमा घरों में आने के लिए। और मेरे ख्याल से ये सिनेमा संचालकों और निर्माताओं में फिल्मों के ये बात हमेशा चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई ऐसा विकल्प निकलेगा। और अब तो खास करके क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट हो गया है जो आमिर खान साहब ने किया है। आप इनका हर इंटरव्यू देख लीजिए, प्रमोशंस का हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर शो जहां भी गए हैं, उन्होंने ये बात ठोक ठोक के खीले की तरह कही है कि मेरी फिल्म ओटीटी पे अभी नहीं आ रही है, आपको देखना है तो सिनेमा घरों में जाइए। और उसका कहीं सबकॉन्शियसली एक प्रभाव दर्शकों पे पड़ा है और उसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग सिनेमा घरों में आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये शत प्रतिशत मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा एक और इसका जो पहलू है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे हिंदी सिनेमा जगत में कुछ 6 या 7 ही ऐसे स्टार्स हैं जिनकी अपील अर्बन इंडिया के आगे तक, जो जमीन पे जुड़े हुए जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हैं, टियर 2 टियर 3 टाउन्स है, वहां तक उनका स्टारडम है और उनका वैसा दबदबा है कि उनकी शक्ल अगर पोस्टर पे रहे तो एक बड़ी तादाद में दर्शक आते हैं सही फिल्म के लिए उन्हें देखने। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आमिर खान साहब ने बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई है, बहुत बड़ी हिट बनी है। पर कभी कभी एज अ सिंगल स्क्रीन ओनर और एज समबडी हु ऑपरेट्स इन टियर 2 टियर 3 टाउन, सिर्फ एक गुंजाइश रह जाती है, खास करके इन बड़े सितारों से जैसे शाहरुख खान साहब है, सलमान खान है, आमिर खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, कि ये वैसी फिल्में करे जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स और सिर्फ अर्बन सेंटर्स में ही मतलब ना चले। एक सेलिब्रेशन, मतलब वो एक क्राउड पुलिंग की जो बात आती है और जिस तरह का कहते हैं ना कि हम सिनेमा घरों के बाहर जो भीड़ देखते हैं इस तरह की इवेंट फिल्में और बड़े बड़े सितारों की फिल्में, वो भी इस पूरे कारोबार को चलाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। समीर सर, मैं आपके पास बिल्कुल। आना चाहूँगा। कॉस्टिंग को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सस्ता सुलभ एंटरटेनमेंट होता था एक दौर में, टिकट प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं। इस तरह की भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और हम देखते हैं कि जब नेशनल सिनेमा डे होता है या किसी तरह की इस तरह कोई प्रोड्यूसर अपने टिकट की प्राइस रिड्यूस करता है तो उसका इम्पैक्ट हम फुटफॉल्स और कलेक्शन में देखते हैं। आपके विचार सर? बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखें तो जिस वक्त वीकेंड में अगर प्राइजेस देखें तो उसके ज्यादा प्राइजेस होते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे रीजनेबल होता है और ट्यूसडे को अक्सर ऑफर्स होते हैं जहां पर स्लैब होती है टिकट्स पे, जहां 99 रुपीज में आपको टिकट मिल जाती है। तो उस वक्त देखा जाता है कि ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्या है, हमारे देश में फिल्में देखना ये एक फैमिली आउटिंग की तरह है जहां पे लोग अपने परिवारों के साथ फिल्म देखने जाते हैं। और ऐसे में अगर आपके टिकट रेट्स 1000, 1100, 1200 ऐसे रहेंगे तो एक परिवार में कम से कम 4 या 5 लोग होते हैं। तो ऐसे में उसके बाद पेप्सी, पॉपकॉर्न, ये सारा 8 से 10 हजार रुपए का जो खर्चा होता है वो
एक महीने में 2 या 3 बार कोई भी परिवार नहीं करना चाहता। वो हमेशा ये चाहते हैं कि टिकट रेट्स जो है वो 100, 150 जिस तरीके से साउथ में टिकट रेट्स के ऊपर स्लैब है, ₹110 पे स्लैब है, ₹140 पे स्लैब है। हमारे यहाँ वैसा कोई स्लैब नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से एमिनिटीज़ हो उसके हिसाब से हम टिकट प्राइसेज़ रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें टिकट प्राइसेज़ बहुत रीज़नेबल रखना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिस वक़्त ऑफर्स होते हैं, जिस वक़्त टिकट रेट्स कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग फ़िल्में देखने आते हैं। तो ऑब्वियसली हम बहुत प्राइस कॉन्शियस हैं और ये जो टिकट रेट्स है वो जिम्मा हम हमेशा एग्ज़िबिटर्स का होता है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर से बात करके तय कर सकता है कि क्या रीज़नेबल प्राइस रखी जाए। अगर हम मैं रीज़नेबल प्राइस रखते हैं तो ऑब्वियसली इस प्राइसिंग पे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। अक्षय का भी टेक लूंगा। मुझे हिमेश के पास जाना होगा। हिमेश, आधा साल तो बड़ा एक्साइटिंग रहा, सेकंड हाफ इससे ज्यादा दमदार नजर आ रहा है क्या? इनफैक्ट मैं कहूंगा जो आने वाले 6 महीने, ये 6 महीने काफी अच्छे रहेंगे, जुलाई से दिसंबर। इसमें जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी सबसे बड़ी फिल्म है वॉर 2। एंड अगर उसका कंटेंट सही लैंड हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फिल्म हिंदी में, केवल हिंदी लैंग्वेज में, इसका साउथ का बिजनेस भी अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर। बट केवल हिंदी में ये फिल्म 500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, जो ऋतिक की सबसे बड़ी ग्रॉसर होगी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। बिकॉज एक फ्रेंचाइज फिल्म है विद ऋतिक इन एक्शन जॉनर। सो इस पे हमारे काफी सारे होप्स लगे हैं कि ये मच नीडेड ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वॉर 2 के अलावा मैं जॉली LLB 3 को लेके काफी एक्साइटेड हूँ। एंड मुझे लग रहा है अगर 2025 की कोई एक डार्क हॉर्स है तो वो जॉली LLB 2 है, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों बहुत बड़ी सक्सेस हुई है। एंड पार्ट 3 में दोनों जॉली यानी कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी साथ आ रहे हैं विद सुभाष कपूर एज द डायरेक्टर। सो मैं एक अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। एंड मेरा प्रेडिक्शन, जो एक अर्ली प्रेडिक्शन है, वो ये है कि ये अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है जॉली LLB। और आई थिंक इसके जो इनसाइड रिपोर्ट्स भी है, हालांकि हम इस पे इतना बिलीव नहीं करते क्योंकि काफी बार सही होते हैं काफी बार गलत, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स है वो काफी पॉजिटिव है। सो एक जॉली LLB 3 है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दिवाली पे आ रही है थामा, जो एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है, वो भी काफी एक्साइटिंग लग रही है। फिर अजय देवगन की फिल्में आ रही है दोस्त, आई थिंक सन ऑफ सरदार 2 एंड दे दे प्यार दे 2, ये दोनों सीक्वल फिल्में हैं जो अच्छी हो सकती है। फिर कार्तिक की एक फिल्म आ सकती है जो अनुराग बासु के साथ है। वरुण एंड जानवी की एक फिल्म है सनी संस्कारी, जो एक रोम कॉम है। सो ये काफी लोडेड सेकेंड हाफ है एंड होपफुली इसमें हमें कुछ सरप्राइजेस भी मिल जाए विद द सक्सेस ऑफ स्मॉलर फिल्म्स लाइक सैयारा और मेट्रो इन दिनों। और अब मैं परम सुंदरी भूल गया, परम सुंदरी भी काफी एक्साइटिंग लग रही है। उसका जो गाना टीजर में था वो आई थिंक एक बहुत बड़ा हिट हो सकता है जो फिल्म को बेनिफिट भी करेगा। सो परम सुंदरी भी है। बट इफ यू आस्क मी टॉप 2 फिल्म्स ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, मेरे हिसाब से नंबर 1 होगी वॉर एंड नंबर 2 होगी जॉली LLB। एंड मेरे हिसाब से ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे जलवा दिखाएंगी एंड सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। एक कोलैबोरेशन हम देख रहे हैं, मतलब पहले बॉलीवुड वर्सेस साउथ वाला ज्यादा नैरेटिव चल रहा था, अब हम कोलैब होते देख रहे हैं। वॉर 2 में हम देखेंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर। कूली में हम देख रहे हैं आमिर खान का एक बड़ा रोल है। इसके अलावा बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स को कोलैब कर रहे हैं। कनप्पा इस वीक रिलीज हुई है, वहां पर भी हम देख रहे हैं अक्षय कुमार और प्रभास एक साथ नजर आ रहे हैं। इस कोलैबोरेशन में बड़ा दमखम नजर आ रहा है और वॉर 2 इसका पहला टेस्टमेंट होगी। देखिए मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी फिल्म जगत है उसमें कई सारे रीजन है, कई सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो जिस थर के सितारे जैसे जूनियर एनटीआर है आंध्रा और तेलंगाना में, वो जो ओपनिंग उन दोनों स्टेट्स में ला सकते हैं वो ऋतिक रोशन वहां कभी नहीं ला सकते। जो ओपनिंग ऋतिक रोशन हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में ला सकते हैं वो जूनियर एनटीआर खुद के दम पे शायद यहाँ नहीं ला सकते। तो जब ऐसे दो सितारे साथ में मिलके एक फिल्म करें, तो आप अनुमान लगाइए हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में ऋतिक रोशन की वजह से और तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट्स और सदर्न मार्केट्स में जूनियर एनटीआर की वजह से जिस तरह के आंकड़े आएंगे वो शायद हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस होगा। और मेरे ख्याल से ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की शायद सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन सकती है, क्योंकि दो
ट्रू ब्लू सितारे, देखिए आप हिंदी फिल्म के 2 बड़े सितारे ले लें, तो फिर भी आप एक जो हिंदी स्पीकिंग मार्केट है, उसमें ही आप कैटर कर रहे हैं। पर यहाँ 2 बहुत बड़े मार्केट्स एक साथ आ रहे हैं और उससे जो मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पे होगा, वो एक तूफान के बराबर होगा और बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ एक फ़िल्म है, ऐसी और कई सारी फ़िल्में बनती रहे और सही मायने में कैमियोज में या विलन के रोल में किसी हिंदी स्पीकिंग एक्टर को ले लिया, वैसे नहीं। 2 बड़े सितारे अलग-अलग फ्रेटर्निटीज़ के हैं, वो हिंदी तमिल हो, तमिल तेलुगु हो, तेलुगु मलयालम हो, हिंदी पंजाबी हो, जो भी हो। टैलेंट्स का ये जो क्रॉस पोलिनेशन है, इसका सिलसिला चलता रहा और ये पहले भी होता था। अन्ना कानून में रजनीकांत साहब और अमिताभ बच्चन थे जो अपने करियर के पीक पे थे। तो उस ज़माने से ये होता आया है। हाल में कुछ कम हो गया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस ये जो ट्रेंड है, ये जागृत हो और उससे हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी, मराठी फ़िल्में नहीं, हम हिंदुस्तानी फ़िल्में बनाएँ, जो पूरे देश को कैटर करें और देश की जो डायस्पोरा देश के बाहर है, उन सबको उत्साहित करके सिनेमाघरों में दुनिया भर में लाए। गिरीश सर, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए, ये एक जो चर्चा चल रही है कि ओटीटी पर कहानियाँ ज़्यादा बेहतर हैं, थिएटर लायक जो कहानियाँ हैं उनमें दम नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि हम जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है कि कहानियों में सुधार हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि ओटीटी पर इस स्तर की कहानियाँ हैं और जो थिएटर में फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, वहाँ पर बड़े औसत दर्जे की कहानियाँ नज़र आती हैं। नहीं, एक्चुअली दोनों जगह पर कहानियाँ बनाने वाले वही लोग हैं। सारों का मीडियम वही है, जो टेलीविज़न पे पहले काम कर रहे थे, जो फ़िल्में बना रहे थे, वही लोग अब ओटीटी पे फ़िल्में बना रहे हैं। तो ओटीटी पे जो फ़िल्में हैं ज़्यादातर, वो बड़ी कंटेंट ड्रिवन या मॉडेस्ट बजट की फ़िल्में होती हैं। लेकिन जो सिनेमा घरों में आप फ़िल्में देखते हो, वो लार्जर दैन लाइफ़ होती है, इवेंट फ़िल्में होती है, स्पेक्टेकुलर फ़िल्में होती है। अगर बाहुबली की बात करें या जवान या पठान की बात करें या आरआरआर की बात करें, तो ऑब्वियसली हम बड़े पर्दे पर उसको देखना चाहेंगे। तो एक कोएग्जिस्टेंस है इन दोनों मीडियम्स का। उसमें ओटीटी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की आपको छूट है, क्योंकि आपके पास एक्टर्स की भरमार है, आपके पास कहानियों की भरमार है और आपके पास बहुत क्रिएटिव लिबर्टी है। सिनेमा घरों में बहुत स्टारडम चलता है, वहाँ पर बड़े पर्दे पर ज़्यादातर उस वक़्त लोग पैसा खर्चा कर कर देखना चाहते हैं थिएटर्स में, जब बड़े स्टार्स हो, सुपरस्टार्स हो और जिस तरीके के अक्षय ने कहा कि वॉर जैसी फ़िल्म हो, जहाँ पर आप एक सुपरस्टार बॉलीवुड से और एक सुपरस्टार तेलुगु से आप लेते हो, तो ऐसी बड़ी फ़िल्में इसकी जगह हमेशा बड़ा पर्दा रहेगा। तो बड़े पर्दे पर हमेशा वही फ़िल्में होगी जो जो मासी होती हैं, जो लार्जर दैन लाइफ होती हैं और ओटीटी पर जी, ज़्यादातर कि जो इस तरह की फ़िल्में फ़िल्में जो आफ्टर शायद एक बड़े हो क्राउड को पाएँगी, पुल जो करें और छोटे क्राउड उसे को पुल करें। कहीं न कहीं कैटर करें, ये बड़ा आवश्यक हो जाता है और ये थिएटर बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक बड़े फ्यूल का काम करती हैं। बड़ी अच्छी चर्चा रही। अक्षय और समीर हमारे साथ गिरीश सर जुड़े, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ हिमेश भी जुड़े, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। तो कोशिश यही थी कि हम ज़रा इकोनॉमिक्स को टटोलें। चूँकि बिज़नेस चैनल है, तो बॉलीवुड के इकोनॉमिक्स को देखें। इकोनॉमिक्स यही कहता है, ट्रेंड्स पिछले साल से बेहतर हुए हैं, लेकिन ये बेहतर और हो सकते थे। अब सेकंड हाफ देखना होगा, कैसा होगा, हम उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएँगे। बड़ी-बड़ी फ़िल्मों पर निगाह रहेगी। फिलहाल स्पॉटलाइट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।